कि इसने कल है ना दारू पी के अपने दोस्तों के साथ मारपीट की है मेरे साथ। ठीक है, आ रहे शाम को हम लोग। पति ससुराल वाले मुझे मार देंगे, इनको पैसे दे दो, आप पापा से बोल दो मैं वापस आना चाहती हूँ। ये कहना था एक 26 साल की लड़की का, जिसने 15 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास अपने कज़न को फ़ोन करा और अपने भाई से बोला कि परिवार वालों से बोल दो मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो लड़की बताती है किस तरीके से उसका पति और ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, उसके साथ किस तरह मारपीट कर रहे हैं। ये सारी बातें वो अपने भाई को बताती है, मगर शाम होते होते खबर सामने आती है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। मगर इस लड़की ने जुलाई के महीने में एक कदम उठाया था। वो कदम उस टाइम पे उसको नहीं पता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ा रही है। दरअसल हर्षिता तंवर, जिसकी उम्र 26 साल है, जुलाई के महीने में घर से बिना बताए कहीं चली जाती है। परिवार वाले तलाशते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। 1 महीने तक हर्षिता का कुछ पता नहीं चलता। फिर 1 महीने के बाद हर्षिता का फ़ोन अपने पिता के पास आता है। वो पिता को बताती है कि उसने भागकर पंकज से शादी कर ली है। हर्षिता बताती है कि वो जयपुर से पहले नोएडा आई, नोएडा में आर्य समाज मंदिर में शादी करी। शादी करने के बाद वो 15 दिन वहीं रही और फिर जयपुर अपने ससुराल आ गई। पिता जब ये खबर सुनते हैं तो उन्हें धक्का तो लगता है कि जाहिर सी बात है, बेटी ने इस तरह शादी कर ली। हर बाप के अरमान होते हैं अपनी बेटी की शादी करने के। लेकिन जब पिता को पता चला कि बेटी उसकी खुश है और जिस लड़के से शादी की है वो उससे प्यार करने का दावा कर रहा है, तो पिता भी थोड़ा बहुत गुस्सा करके शांत हो जाते हैं और अपनी बेटी को ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआएं देते हैं। इस बीच दशहरा आता है। दशहरे पर हर्षिता अपने पति पंकज के साथ अपने मायके आती है। पिता बेटी को गले लगाते हैं, दामाद को गले लगाते हैं, दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है। दोनों थोड़ी देर रुकते हैं, हंसी खुशी मनाते हैं, बातचीत होती है और फिर वहाँ से वो वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन पिता को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बेटी जो है कुछ बात छुपा रही है। जब काफ़ी दिन बीत गए तो हर्षिता जो है गुमसुम रहने लगी। वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन वो अपने मायके आई हुई थी। उसके परिवार वालों की नज़र उसके हाथ पर गई। जब बेटी से हाथ पे लगी चोट के बारे में पिता ने पूछा, परिवार ने पूछा, तो डरते हुए हर्षिता ने एक जवाब दिया। वो कहती है कि उसका पति उसको मारता है, उसके ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते हैं। वो लोग 5 लाख रुपए दहेज की डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दहेज लेकर आओ नहीं तो तुझे मार डालेंगे। ससुराल वाले कहते हैं कि दहेज लेकर आओ नहीं तो तुम्हें छोड़ देंगे। वो अपने बेटे से, जो पति है उसके माता पिता अपने बेटे से बोलते हैं कि तू इसको तलाक ले दे। मगर हर्षिता का जो पति था वो शराब पी कर आता था और हर रोज़ अपनी बेटी को टॉर्चर करता था। वो अपनी बीवी को परेशान करता था। वो कहता था कि पैसे लेकर आ। जब हर्षिता के पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने पंकज से बात करी, पंकज के घर वालों से बात करी और 5 लाख रुपए की जो उनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी, इस उम्मीद से कि शायद चलो बेटी का घर जो है बस जाएगा। मगर उस पिता को ये नहीं पता था कि ये अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोग हैवानियत की हर हद को पार कर जाएंगे। वो उस बेटी को इतना टॉर्चर करने वाले थे, इतना परेशान करने वाले थे कि उसकी जान चली जाएगी। उस पिता को ये नहीं पता था कि अब उन दहेज के लालचियों के मुंह पर खून लग चुका था, क्योंकि 5 लाख मिलने के बाद उनके हौसले अब और ज़्यादा खुल गए थे। उन्हें लगता था कि वो बेटी को टॉर्चर करते जाएंगे और पिता पैसा देता चला जाएगा। इसीलिए ये लोग उस मासूम लड़की को, जिसने पंकज के ऊपर यकीन करके अपने घर के बाहर जाकर अपने पिता के अगेंस्ट जाकर पंकज से शादी करी थी, अब वो पति उस लड़की को मारना पीटना शुरू कर देता है। हर रोज़ दहेज के लिए टॉर्चर करता है। वो घर से बाहर जाता, शराब पीता और रात में वापस आकर अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर रहा था। इस बीच पिता जो है अशोक तंवर, जो हर्षिता के पिता हैं, वो बताते हैं कि मैं नंदपुरी इलाके में रहता हूँ, मेरा सब्जियों का बिजनेस है। जुलाई 2024 में बेटी हर्षिता तंवर घर पर बिना बताए कहीं चली गई थी। बेटी के लापता होने पर महेश नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीब 1 महीने तक लापता बेटी को ढूंढने की कोशिश करने पर पता चला 1 महीने बाद हर्षिता ने फ़ोन करके बताया पिता के मोबाइल पर कि पंकज मोदी से उसकी बातचीत हुई थी। पंकज के साथ वो भाग कर आई है। जुलाई के पहले हफ्ते में ही गाजियाबाद नोएडा में आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली है और लव मैरिज करने के बाद 15 दिन वो नोएडा में रही और फिर जयपुर स्थित पंकज के घर पर आकर वो रहने लगी।
पिता अशोक तंवर ये भी बताते हैं कि हमने बेटी की इस शादी को स्वीकार कर लिया था। दशहरे के वक्त दोनों बेटी और दामाद घर आए थे। बेटी की लव मैरिज को स्वीकार करने के बाद वो पति के साथ हमारे घर आने जाने लगी थी। इस बीच पंकज और उसके घर वालों ने हर्षिता को दहेज के लिए टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। काफ़ी वक्त तक बेटी हर्षिता दहेज की मांग को लेकर मारपीट की बात भी हम लोगों से छिपा रही थी। पति आए दिन शराब पीकर मारपीट करता था, दहेज लाने के लिए धमकाता था, यहाँ तक धमकी देता था कि दहेज नहीं लाई तो तुझे छोड़ दूंगा। पंकज के घर वाले भी दहेज के लिए टॉर्चर कर तलाक लेने का दबाव बनाने लगे। अक्टूबर 2024 में बेटी यानी कि हर्षिता अपने घर आई थी। वो उदास थी। कारण पूछने पर उसने कलाई पर चोट के निशान दिखाए थे। हर्षिता ने बताया था कि पंकज ने शराब के नशे में चाकू से काटकर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उसने 5 लाख रुपए मांगे हैं। हर्षिता की खुशी के चलते पंकज को समझाया गया और 5 लाख रुपए देकर उसे वापस ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद जो दहेज मांगने का सिलसिला था वो लगातार बढ़ता चला गया। हर्षिता को टॉर्चर की जो हद थी उन सारी हदों को तोड़ दिया गया इन लोगों ने। 15 दिसंबर के दिन हर्षिता की लाश उसके रामनगरिया थाना इलाके में प्रतापनगर स्थित सीबीआई कॉलोनी में 8 बजे के आसपास फंदे से लटकी हुई मिली। इसके बाद पति पंकज उसे जयपुरिया हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया और हॉस्पिटल स्टाफ ने हर्षिता के ताऊ को फोन करके इस पूरे मामले की जानकारी दी थी। तब जाकर इन लोगों को पता चला कि हर्षिता की जान जा चुकी है। तो इसकी मम्मी पापा को पता नहीं पड़ता कि जब ये ऐसे हरकत करता है तो? मैं चिल्लाती हूँ ना, इसकी मम्मी पापा ऊपर तक नहीं आते, कोई कुछ नहीं करता है। इसकी मम्मी पापा, इसकी मम्मी ने तो बोल दिया तुम डिवोर्स ले लो। बेटा तेरे पास जब हमारे नंबर थे तो वो बोलना चाहिए थी ना ये बात उस टाइम पे। नहीं करने दिया ना, मेरा फोन की सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ इसके पास रहती थी सब। जांच अधिकारी जो है इस मामले पर एसीपी सांगानेर विनोद कुमार शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद पिता अशोक तंवर की ओर से रामनगरिया थाने में पंकज समेत उसके परिवार के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने के बाद 17 दिसंबर को एफएसएल की टीम सीबीआई कॉलोनी पहुंची और सबूत जुटाए। जांच अधिकारी जो हैं विनोद कुमार, उन्होंने ये भी बताया है कि हर्षिता ने मरने वाले दिन अपने ताऊ के बेटे लोकेश को फोन किया था। अपने चचेरे भाई लोकेश को कॉल करके उसने अपने दुख दर्द की बात बताई थी। वो आमतौर पर भी अपने भाई से बात करती रहती थी, अपने भाई को बताती रहती थी किस तरीके से उसके ससुराल वाले और उसका जो पति है उसे टॉर्चर कर रहा है। 15 दिसंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे उसने लोकेश को कॉल किया था और कहा था भैया। तो इसकी मम्मी पापा को पता नहीं पड़ता कि जब ये ऐसे हरकत करता है तो? मैं चिल्लाती हूँ ना, इसकी मम्मी पापा ऊपर तक नहीं आते, कोई कुछ नहीं करता है। इसकी मम्मी पापा, इसकी मम्मी ने तो बोल दिया तुम डिवोर्स ले लो। बेटा तेरे पास जब हमारे नंबर थे तो वो बोलना चाहिए थी ना ये बात उस टाइम पे। नहीं करने दिया ना, मेरा फोन की सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ इसके पास रहती थी सब। पंकज और उसके ससुराल वाले मुझे मार देंगे, इनको पैसे दे दो, आप पापा से बोल दो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लेकिन हर्षिता ने चचेरे भाई लोकेश से यह भी कहा था कि कुछ दिन पहले पति पंकज शराब पीकर आया था, मारपीट की थी, वो मेरे साथ मारपीट करता है और मैं चिल्लाती हूँ तो सास ससुर भी नहीं आते, वो बार बार यही कहते हैं कि इसे तलाक दे दे। भाई ने बताया कि इसी बातचीत के दौरान किसी ने हर्षिता के हाथ से फ़ोन जो है छीनकर कॉल काट दिया था। कुछ देर बाद उसके मौत की सूचना मिली। मतलब 15 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे के आसपास जब हर्षिता अपने कज़न भाई, अपने चचेरे भाई लोकेश से फ़ोन पर बात कर रही थी, जब अपने भाई को अपने साथ होने वाली हैवानियत की बातें बता रही थी, उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, कितना उसे मारा पीटा जा रहा है, कैसे उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था इन लोगों ने, जब वो सारी बातें अपने भाई को बता रही थी एक बहन, तब किसी ने उसकी बात सुन ली थी और उसके हाथ से फ़ोन छीन कर कॉल काट दिया था। इसके बाद उसी दिन 15 तारीख की शाम को ही 8 बजे के आसपास खबर मिली कि हर्षिता ने फंदे से उसकी लाश लटकी हुई है। जब ये बात पंकज परिवार वालों को पता चली हर्षिता के, तो उन्होंने पंकज और उसके परिवार के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इस मामले पर हर्षिता के परिवार का ये भी कहना है कि जब ताऊ को कॉल आया तब उन्हें इस बारे में पता चला कि हर्षिता की मौत हो गई है। परिवार वाले जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मॉर्चुरी के पास हर्षिता का जो पति है पंकज, वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। परिवार वालों ने जब पंकज से पूछने की कोशिश करी तो पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ये लोग हर्षिता की लाश देखने जब मॉर्चुरी के अंदर गए, तब वहाँ से जब ये लोग लाश देखकर बाहर निकले तो पंकज इन्हें देखकर भाग निकला। इन लोगों ने पंकज का पीछा किया, पंकज को रोका, पंकज को पकड़ा।
पंकज से पूछा कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो पंकज ने कहा कि मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि हत्या हुई है हर्षिता की दहेज के लिए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके 17 तारीख को एफएसएल की टीम हर्षिता के ससुराल पहुंची, वहां पर सारे सबूत जमा किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हर्षिता को इन लोगों ने किस हद तक, मतलब सारी चीज़ें पता लगाने की कोशिश कर रही है जो आरोप हर्षिता के परिवार वाले लगा रहे हैं। मगर सोचिए कि उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसकी जवान बेटी जो अभी 6 महीने पहले दुल्हन बनी, जिसकी शादी हुई, उसके एक गलत कदम की वजह से आज उसकी जान जा चुकी है। सोचिए हर्षिता ने जिस शख्स पर यकीन किया, पंकज ने उससे वादा किया था कि वो उसकी ज़िंदगी भर हिफाजत करेगा, उसका साथ देगा, उसका ख्याल रखेगा, वही पंकज उसकी मौत की वजह बना। वही शख्स जिसने वादा किया था कि अच्छे बुरे वक्त में, दुख में, परेशानी में उसकी हिफाजत करेगा, उसका इज्जत का ख्याल रखेगा, उसकी आबरू की हिफाजत करेगा, वही शख्स उसको 6 महीने से हर रोज़ दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था और उस हद तक टॉर्चर कर रहा था कि आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। उस पिता के ऊपर, उस माँ के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उस भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी। सोचिए जिसने 15 तारीख को 1:30 बजे अपनी बहन की बात सुनी पूरी, किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जा रहा है। उस बहन ने अपना दुख अपने भाई को बताया और शाम होते होते 8 बजे तक उसकी मौत की खबर उस भाई को सुनने को मिलती है। फिलहाल ये सारे लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, सारी चीज़ें हर एंगल से जांच कर रही है, सारे सबूत जमा कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं, कुछ कहानी ऐसी आती हैं जिसे सुनने के बाद अपने आप में दिल में जो है ना एक डर महसूस होता है, एक दुख होता है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों के साथ इतनी बेरहमी से और दहेज के लालच में आकर लड़कियों को इतना बेकदरी कर शैतानों की तरह उनको मारपीट करते हैं, उनके साथ उनको टॉर्चर करते हैं। ऐसे हैवानों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।